जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम सरलीकरण का पार्ट 2 लेके आए हैं आपके लिए। पार्ट 1 हमने पहले पढ़ लिया है, उसके अंदर हमने बेसिक जानकारियाँ प्राप्त की थी। उन बेसिक जानकारियों को आप एक बार फिर से देख लीजिए इस पार्ट को पढ़ने से पहले। इस पार्ट के अंदर हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का, वो स्क्वायर रूट के ऊपर है। क्वेश्चन दिया है 3√2 बटे √3 प्लस √6 माइनस 4√3 बटे 6√6 प्लस √2 प्लस √6 अपॉन √3 प्लस √2। इसको हमें सरलीकृत करना है, मतलब इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो प्यारे साथियों, जब भी हम देखते हैं कि नीचे की तरफ वर्गमूल लगा हुआ आता है तो नीचे वाले वर्गमूल को हमें रिमूव करना होता है। और नीचे वाले वर्गमूल को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, तो जो हमें वैल्यू दी है 3√2 बटे में √3 प्लस में √6, इस वैल्यू के अपोजिट वैल्यू को हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और साइन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर प्लस का साइन था, यहाँ पर हमने कैसा साइन लगा दिया है, माइनस का साइन अप्लाई यहाँ पर हमने कर देना है। और यहाँ पर सेम वैल्यू हमारी नीचे भी इसी प्रकार की वैल्यू आएगी, लेकिन गौर करें कि यहाँ पर √6 बड़ी वैल्यू है तो √6 को हमें पहले लिखना है और √3 को हमें क्या लिखना है, बाद में लिखना है। तो √6 हम पहले लिखेंगे और √3 को हम क्या करेंगे, बाद में लिखेंगे। इसी प्रकार से √6 नीचे माइनस √3, फिर प्लस माइनस का साइन है, -4 √3 हमारे पास दिया हुआ है और बटे में दिया है √6 प्लस में √2। इसी प्रकार से इसका जब ऑपोजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 माइनस √2 और नीचे भी आएगा √6 माइनस √2। अगले वाले में हमें दिया है प्लस में √6 और √6 के बटे में हमें दिया हुआ है √3 प्लस में √2, और इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √3 माइनस √2 अपॉन में √3 माइनस √2। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है। इसको भी आप एक काम कीजिए कि यहाँ से हम इन दोनों वैल्यूज़ को भी इस तरीके से ऐसे लिख लेते हैं कि √6 को हम पहले लिख लेते हैं और √3 को बाद में लिख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर √6 को हम पहले लिखेंगे यहाँ पर और √3 को हम बाद में लिख लेंगे। तो √6 को हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पर और √3 को हम बाद में लिख लेते हैं, क्योंकि प्लस में आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये a प्लस बी हो गया, ये a माइनस बी हो गया। तो हमारी जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी प्यारे साथियों √3 √2 और इसके साथ में गुणा हो जाएगा √6 माइनस √3 और बटे में हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो a प्लस बी, ये a प्लस बी बन रहा है, ये a माइनस बी बन रहा है। तो इसको हम लिख देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब √3 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से ये जो साइन था हमारा माइनस का, वो साइन माइनस का रहेगा और ऊपर आ जाएगा 4√3 और ये गुणा हो जाएगा √6 माइनस √2 से, और नीचे हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी a प्लस बी, a माइनस बी, ये बन जाएगा हमारा √6 का होल स्क्वायर माइनस में √2 का होल स्क्वायर। और अगला जो है वो हमारा आ जाएगा प्लस √6 और इससे गुणा कर देंगे तो ये आएगा √3 माइनस √2 से इसको गुणा करना है और अपॉन में आ जाएगा हमारा √3 का होल स्क्वायर माइनस में √2 का होल स्क्वायर। तो प्यारे साथियों, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, सारे स्क्वायर से सारे रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारी जो वैल्यू प्राप्त होगी वो हमें मिलेगी नीचे 6 माइनस 3 मिलेगी और ऊपर गुणा कर देते हैं। तो हम ऊपर गुणा करेंगे तो देखेंगे कि हमें प्राप्त होता है 3 और √2 और √6 मल्टीप्लाई होकर √12 बन जाएगा। तो 3√12 माइनस ये बनेगा 3√3 गुणा होकर के माइनस में यहाँ से जब हम गुणा करेंगे तो ये हमें मिलेगा 4√18, 6×3 = 18 हो जाएगा। माइनस में जब 4√3 को इससे गुणा करेंगे तो ये बनेगा हमारा, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, ये प्लस हो जाएगा। और जब 4√3 को √2 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 4√3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। प्लस में √6 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √18 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा हमारा कितना, नीचे हमारी जो वैल्यू आ जाएगी प्यारे साथियों, यहाँ पर इसके बटे में हमारा जो साइन है वो कैसा आ जाएगा, इसके बटे में 6 माइनस 3 आ जाएगा 3। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो साइन था, ये हम एक काम करते हैं कि इस पूरे के बटे में हम यहाँ पर ले लेते हैं, इस पूरे के बटे में हम लिख लेते हैं कितना, हमारा यहाँ पर बचेगा 6 माइनस 2 4 बचेगा। और ये जो साइन था ये माइनस का साइन था, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर भी हम क्या लगा देते हैं, माइनस का ही साइन लगा देते हैं, क्योंकि हमने नीचे एलसीएम लिया नहीं है अभी, तो हम इसको माइनस ही लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है माइनस, ठीक है। और ये प्लस का साइन, ये प्लस लगा दिया है और हमारे पास इसको गुणा करने पर √18 आ जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा माइनस का √12 और अपॉन में 3 में से 2 जाएगा तो प्यारे विद्यार्थियों कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि जब आप इन दोनों में से देखेंगे 3 कॉमन आएगा तो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट बचेगा √12 माइनस √3, यहाँ से बचेगा √12 माइनस √3, हम लिख लेते हैं √12 माइनस √3
और प्यारे साथियों इस √12 को हम क्या लिख सकते थे, इस √12 को हम लिख सकते थे कि √12 की जगह हम लिख लें रूट के अंदर 4 गुणा 3, और 4 गुणा 3 हमने √12 की जगह लिख लिया है, माइनस का √3, फिर ये माइनस का साइन है माइनस, इसको लिख सकते हैं प्यारे साथियों 9 गुणा 2, 18 को लिख सकते हैं 9 गुणा 2, फिर माइनस का साइन है हमारे पास, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्यारे साथियों, प्लस का साइन हो जाएगा, और ये प्लस का साइन होगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपका आ गया √6, फिर यहाँ से प्लस का साइन है तो प्लस, और 18 को आप लिख सकते हैं 9 गुणा 2, और यहाँ से माइनस के 12 को आप लिख सकते हैं 4 गुणा 3। तो आप देखेंगे कि इसको आप लिख सकते हैं 2√3, यहाँ से आएगा माइनस का √3, यहाँ से आपका आ जाएगा 3√2, और यहाँ से आपका आ जाएगा प्लस में √6, और यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 3√2, और यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी प्यारे साथियों 2√3। तो आप देखेंगे माइनस के 2√3 से प्लस का 2√3 कैंसिल हो जाएगा, और इसी प्रकार से आप देखेंगे प्लस के 3√2 से माइनस का 3√2 ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू बची है वो बची है √6 माइनस में, यहाँ पर वैल्यू हमारे पास बची है √6 माइनस √3। प्यारे साथियों आप यहाँ पर गौर करेंगे तो हमने √2 को √3 से जब मल्टीप्लाई किया था तो √3 लिख दिया था, ये √6 होगा, और ये √6 होगा तो ये भी √6 आएगा, और ये भी √6 आएगा, तो √6 माइनस का और √6 प्लस का ये भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो हमारी वैल्यू बचेगी वो वैल्यू हमारी हो जाएगी कितनी, ये हमारी टोटल वैल्यू जो बचेगी वो बचेगी प्यारे साथियों 0। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं एग्जाम में, बट प्रैक्टिस के लिए हमने यहाँ पर लिखवा दिया है। प्रैक्टिस के लिए आप इस तरीके से करेंगे, जब आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को करेंगे तो इतना डीपली नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट इस स्टेप पर आएंगे, और इस स्टेप के बाद में हम डायरेक्ट इस स्टेप पर आएंगे, ये स्टेप लिखेंगे और ये स्टेप लिखेंगे, बाकी बीच की जो प्रोसेस है वो हम खा जाएंगे। और इस तरीके से हमें प्रैक्टिस, अगर हमने 5-7 क्वेश्चन इस तरीके के किए होंगे तो हमें इतना डिटेल में लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो उस तरीके से भी आप अभ्यास कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्यारे साथियों यहाँ पर हमें बोला गया है कि गाय और गवालों की संख्या बराबर है, तो हमने मान लिए कि गाय कितनी है, गाय x है, और गाय अगर x है तो गवाले कितने होंगे, गवाले भी x होंगे। यहाँ पर गवालों की संख्या पूछी है तो गवालों की संख्या x, गाय की संख्या भी x, और दोनों की संख्या यहाँ पर बोला है कि इनकी संख्या आपस में क्या है, बराबर है। तो हमने दोनों की संख्या को x बराबर मान लिया है। अगर गाय के पैरों की बात करें तो यहाँ पर ये 4 गुना हो जाएगा, और गवालों की संख्या बात करें तो यहाँ पर ये 2 गुना हो जाएगा। तो गाय के पैर हो जाएंगे आपके कितने, 4x, और गवालों के पैर जो है वो हो जाएंगे 2x। तो टोटल पैर हमारे निकल करके आते हैं 6x। अगर हम सिरों की संख्या की बात करें तो सिर जो होंगे वो प्रत्येक के एक ही होगा, गाय के भी एक सिर होगा, गवालों के भी एक सिर होगा, तो टोटल सिर आएंगे हमारे 2x। अब इसने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया है कि पैरों की संख्या के 4 गुने से 28 कम है। पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 4 गुने से 28 कम है। तो पैरों की जो संख्या है वो सिरों की संख्या के 4 गुने से 28 कम है। तो हमें क्या करना है प्यारे साथियों, यहाँ पर हमें देखना है कि पैरों की जो संख्या है मतलब 6x, वो सिरों की संख्या से, सिरों की संख्या कितनी है 2x, तो सिरों की संख्या के 4 गुने से 28 कम है, मतलब ये वाली जो संख्या आएगी वो ज़्यादा आएगी, ये वाली संख्या जो है वो ज़्यादा आएगी इससे कितनी, 28, मतलब इनका जो अंतर है वो कितना होगा प्यारे साथियों, 28 होगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 4 गुने से 28 कम है, तो पैरों की संख्या कम है, पैरों की संख्या कम है किससे, सिरों की संख्या से। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हम क्या करेंगे 8x, यहाँ पर 2x गुणा 4 करोगे, 8x में से 6x घटा देंगे तो हमारी जो वैल्यू है डिफरेंस 28 आ जाएगा, और 2x की वैल्यू अगर 28 होगी तो प्यारे साथियों यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा है कि कितने समय में एक बंदर 60 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष को छू लेगा यदि वह 1 सेकंड में 3 फीट तो ऊपर चढ़ता है, मतलब 3 चढ़ेगा और 2 उतर के आएगा, तो प्यारे साथियों हर मिनट में वो 1 फीट ऊपर चढ़ पा रहा है। ये आप आराम से समझ पा रहे होंगे। तो हमें क्या करना होगा, हमने माना कि एक 60 फीट लंबा पेड़ है, 1 मिनट में 1 फीट चढ़ेगा, दूसरे मिनट में दूसरा फीट, तीसरे मिनट में तीसरा फीट, ऐसे करते करते अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि 57 मिनट में ये जो बंदर है वो कितने फीट चढ़ चुका होगा, 57 फीट पेड़ पर चढ़ चुका होगा।
57 मिनट में 57 फीट पेड़ पर चढ़ चुका होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है कि 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है और 2 फीट गिर जाता है। तो हर 1 सेकंड में ये कितना चढ़ पा रहा था प्यारे साथियों? 1 फीट चढ़ पा रहा था। तो हमने देखा 57 मिनट में ये 57 फीट पेड़ पर चढ़ जाएगा। मान लो यहाँ तक आ गया। अब जो दूरी बची हुई है वो कितनी दूरी बची हुई है प्यारे साथियों? 3 फीट की दूरी बची हुई है। जैसे ही ये अगले सेकंड 3 फीट की छलांग मारेगा तो ये यहाँ से इस टॉप पर पहुँच जाएगा और कितने फीट की दूरी तय कर लेगा? 60 फीट की दूरी तय कर लेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि अगले 1 सेकंड में ही ये 60 फीट की दूरी तय कर लेगा और 60 फीट की दूरी अगली 1 सेकंड में ये तय कर लेगा। यहाँ पर मिनट नहीं आएगा प्यारे साथियों, यहाँ पर सेकंड आएगा। तो यहाँ पर 1 सेकंड में ये टोटल अगली 1 सेकंड में ये कितने की डिस्टेंस, कितने की छलांग मारेगा? ये हम कह सकते हैं कि 3 फीट की छलांग मारेगा अगले 1 सेकंड में। और 3 फीट की छलांग जब ये मारेगा तो 58 सेकंड के अंदर ये कितनी दूरी तय कर लेगा? ये 58 सेकंड के अंदर ये टोटल जो दूरी तय करेगा प्यारे साथियों वो 60 फीट की पूरी दूरी तय कर लेगा, अर्थात ये पूरे पेड़ पर चढ़ जाएगा, 60 फीट की दूरी तय कर लेगा। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको क्या करना है कि बंदर जितनी छलांग चढ़ पा रहा है एक बार में, उससे जितनी टोटल दूरी थी कितनी थी? 60। उसमें से 3 मैंने कम कर दिया, मैंने 57 का ही हिसाब लगाया है। 57 फीट मैंने चढ़वाया है और 57 फीट कितने सेकंड में चढ़ जाएगा? ये 57 सेकंड में चढ़ चुका होगा। अगले 1 सेकंड में ये 3 फीट की छलांग मारेगा और 58 सेकंड में ये पूरे 60 फीट की दूरी चढ़ जाएगा। तो जो आंसर होगा प्यारे साथियों वो 58 सेकंड होगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, एक माली इतने पेड़ इस प्रकार से लगाता है कि पेड़ों की उतनी ही पंक्तियां हैं जितने की एक पेड़ में पंक्ति हैं। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन में ये कहना चाहता है कि अगर मैं 10 पेड़ ऐसे लगाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मुझे इस पेड़ के इस लाइन के अंदर 10 ही पेड़ लगाने पड़ेंगे। लाइनों की संख्या भी कितनी होनी पड़ेगी? 10 होनी पड़ेगी। और प्रत्येक लाइन में पेड़ों की संख्या भी कितनी होनी पड़ेगी? 10 ही होनी पड़ेगी। मतलब 10 इस प्रकार से और 10 ही इस प्रकार से। मतलब अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर इस केस में टोटल पेड़ कितने लगे होंगे तो 100 पेड़ लगे होंगे। यहाँ पर 100 की जगह पेड़ों की संख्या दी है 17,956, अर्थात मुझे अगर पेड़ और पंक्तियों की संख्या निकालनी होती तो मुझे 100 का क्या करना पड़ता प्यारे साथियों? वर्गमूल करना होता। और मैं वर्गमूल करने के बाद एक लाइन के अंदर कितने पेड़ होंगे वो भी बता सकता हूँ और लाइनों की संख्या भी बता सकता हूँ। अर्थात मुझे इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या होगा? 17,956 का वर्गमूल निकालना होगा। तो प्यारे साथियों इसका वर्गमूल निकालने का बिल्कुल आसान सा तरीका है। आपको क्या करना है, अंतिम 2 अंकों का एक पेयर बना लेना है और इसमें इकाई का अंक देखना है कितना आ रहा है? 6। और 6 किसका वर्ग करने पर इकाई का अंक आता है? एक तो 4 का वर्ग करने पर आता है और एक 6 का वर्ग करने पर मुझे इकाई का अंक 6 प्राप्त होता है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में जो संख्या बच गई है उसको आपको देखना है। यहाँ पर 179 बचा हुआ है। अब आपको वर्ग याद होने चाहिए कि किस संख्या का मैं वर्ग करूँ कि मुझे 179 प्राप्त हो जाए या इससे छोटी संख्या प्राप्त हो। तो आप इजीली समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर मुझे 16 का वर्ग तो देखो 256 होता है, 15 का वर्ग 225 होता है, दोनों बड़े हैं, और 14 का वर्ग 196 होता है, ये भी बड़ा है। तो मुझे 13 का वर्ग लेना पड़ेगा प्यारे साथियों। 13 का वर्ग कितना होता है? 169 होता है और 169 इससे छोटा है तो मुझे यहाँ पर 13 लिखना पड़ेगा। तो मेरी जो संख्या आएगी 134 हो सकती है, 136, 136 और 134 दोनों ही ऑप्शन में है। तो हमें एक को नेगलेक्ट करना पड़ेगा। एक को नेगलेक्ट करने का तरीका क्या होगा प्यारे साथियों? यहाँ पर हमें क्या करना है, अंतिम 2 अंक जो हमने लिखे हैं उन अंकों को यहाँ पर देखना है और उस अंक को उससे अगली संख्या से क्या करना है, गुणा करना है। 14 तिये 42, 4 14 एकम 14 और 4 कितना हो जाएगा? 18। तो 182 आएगा और 182 से आप देख पा रहे हैं ये संख्या कैसी है? छोटी है। अगर छोटी है ये संख्या तो आंसर भी कौन सा होगा? छोटी वाली संख्या, मतलब 134 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आप इसका वर्गमूल निकाल करके देख लेना। भागफल विधि से भी वर्गमूल निकाल सकते हैं और गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, और मैंने आपको डायरेक्ट विधि बताई है जिसमें हमने आंसर वेरीफाई कर दिया है। कितना होगा? 134 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है यहाँ पर एक सरलीकरण का क्वेश्चन दिया हुआ है। इस सरलीकरण के क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है और a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो हमें ऊपर बन रहा है a प्लस बी का, ऊपर हमारा बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर।
और बीच में लगा हुआ है कैसा साइन प्यारे साथियों, माइनस का साइन लगा हुआ है। चलिए इसको ओपन करके देखते हैं। इसका ओपन करेंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और माइनस लगाकर ब्रैकेट लगा देंगे, ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमारी जो वैल्यू प्राप्त होगी वो होगी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से माइनस और सारे चिन्ह बदल जाएंगे जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, तो प्लस का 2ab माइनस का बी स्क्वायर। अब आप देखेंगे बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, 2ab और 2ab कितना ab हो गया, 4ab हो गया। तो अब हम जब भी इसको प्लस का 4ab हमारा आंसर आएगा, जब भी हम ऐसा देखेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू होती है इतनी। और अगर मैं इसका बीच में कैसा साइन लगा दूं, इसके बीच में प्लस का साइन लगा दूं और यही फॉर्मेट हो, तो इसका जो आंसर होता है वो होता है प्यारे साथियों ये दोनों रिजल्ट आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। अगर आपको ये रिजल्ट पता होता तो ये क्वेश्चन में हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते थे, परंतु मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट इसके अंदर अप्लाई करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो हम अभी किसको अप्लाई करने वाले हैं, ये वाले फॉर्मेट को अप्लाई करने वाले हैं। ये फॉर्मेट देखो आपको ऊपर में यहाँ पर दिया हुआ है, तो अभी मैं इसको अप्लाई करके आपको बताता हूँ। अभी मैं क्या अप्लाई करने वाला हूँ, अभी हमने क्या पढ़ा है कि हमने जाना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका रिजल्ट होता है 4ab। और 4ab की वैल्यू a का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर a का काम ये कर रहा है और b का काम ये कर रहा है। तो हम लिखेंगे ऊपर वाला जो रिजल्ट है उसकी जगह हम लिखेंगे 4 गुणा a की वैल्यू आ जाएगी 5 8 9 गुणा में b की वैल्यू आ जाएगी 1 8 7, और नीचे अगर हम देखेंगे तो ये आएगा 5 8 9 गुणा में 1 8 7। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों कितना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमें यहाँ पर कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, तो मैं फॉर्मूले यहाँ पर आपको नोट करा देता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो आपको होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये मैं आपको वैसे भी स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। बेसिक जो वीडियो हमने स्टार्टिंग में रिकॉर्ड की थी सिंप्लीफिकेशन की, इससे पहला पार्ट, उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया है कि यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट हमारा था सिंप्लीफिकेशन का, उसमें हमने ये सारे फॉर्मूले लिखे थे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारा क्या होता है प्यारे साथियों, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है a माइनस बी का होल क्यूब, सॉरी ए माइनस बी का होल क्यूब नहीं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अलग अलग पर क्यूब लगेगा। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला बनता है वो हमारा आता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारा बनता है। तो ये फॉर्मूला अगर हम देखें ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 693 का क्यूब माइनस 383 का क्यूब बटे में नीचे क्या बन रहा है देखो, ए स्क्वायर मतलब 693 का स्क्वायर, फिर प्लस का साइन है, प्लस में क्या लिखा जाएगा 693 गुणा में 383, और यहाँ पर आएगा प्लस में 383 का स्क्वायर। अगर आप देखें कि ये वाला फॉर्मेट अगर मैं इसको इसके नीचे ले जाता हूँ तो मेरे पास क्या बचता है, a माइनस बी बचता है, और a माइनस बी क्या बनेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और बटे में बनेगा ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। आप देखेंगे कि ये वाला फॉर्मेट बन रहा है कहाँ पर, ये, तो इसका जो रिजल्ट होगा, इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, वो होगा a माइनस बी, और a माइनस बी की वैल्यू है 693 में से 383 हम क्या कर देंगे प्यारे साथियों, घटा देंगे। 693 में से 383 घटाएंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 310, और ये वैल्यू हमें ऑप्शन नंबर बी में दी है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो हमें पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, देखें ये a का काम कर रहा है, ये b का, ये 4ab का, तो इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है प्यारे साथियों, अगर हम देखें इसका जो रिजल्ट होगा a स्क्वायर, इसको जब ओपन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर, और माइनस में हमारा क्या आएगा 4ab। अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab, तो माइनस का कितना ab हो जाएगा 2ab प्लस में बी स्क्वायर। और प्यारे साथियों ये जो रिजल्ट है ये किसके बराबर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाता है। तो क्या हम कह सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab जो है, ये जो रिजल्ट है ये इक्वल होगा किसके, a माइनस बी के होल स्क्वायर के। और a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब ये वाला फॉर्मेट तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये इसका आंसर होगा। a की वैल्यू हो जाएगी 465 में से हम घटा देंगे b की वैल्यू कितनी प्यारे साथियों 415, और इसका हम कर देंगे होल स्क्वायर। 65 में से 15 जाएगा तो आप सभी लोगों को पता होगा कि 50 का स्क्वायर आएगा, और 50 का स्क्वायर प्यारे साथी होता है कितना 2500, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फिर से वही क्वेश्चन दिया हुआ है, ये अभी अभी हमने किया था। ऊपर फॉर्मेट बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का और नीचे फॉर्मेट बन रहा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, और इसका रिजल्ट हमने अभी अभी लिखा था, इसका रिजल्ट होता है ए माइनस बी, और ए का काम कर रहा है कौन 735 और बी का काम कर रहा है कौन 105। तो हम 735 में से 105 घटा देंगे तो प्यारे साथियों उत्तर आ जाएगा कितना 620 आ जाएगा, सॉरी 600 कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, और 630 जो है वो हमें किसी ऑप्शन में दिया होगा, ए ऑप्शन में ही हमें दिया है 630, तो इसका आंसर हो जाएगा 630। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं प्यारे साथियों। अगले क्वेश्चन के अंदर हमें दिया है, देखिए आप गौर करेंगे तो आपको गौर करने पर समझ में आएगा कि अगले क्वेश्चन के अंदर हमें दिया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ये अभी हमें नीचे दे दिया है, तो अभी उल्टा फॉर्मेट बन गया है। फॉर्मेट क्या बना है, ए बी यहाँ पर बना है ए स्क्वायर, ए की संख्या 2 बार आई है, फिर प्लस में ए बी, फिर आया है हमारा यहाँ पर प्लस में, देखें यहाँ पर आप गौर करेंगे ए स्क्वायर बन गया, फिर प्लस में बी स्क्वायर बना दिया है पहले, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा ए बी, तो इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। नीचे बन रहा है ए क्यूब प्लस में बी क्यूब। तो प्यारे साथियों हम जब इसको एक्सप्लेन करेंगे या इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने पर हमारा ऊपर तो रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हम चाहें तो इसको हम पहले भी लिख सकते हैं, इसको मैंने आगे लिख दिया है माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, और नीचे जब मैं ओपन करूंगा तो मेरा बनेगा ए प्लस बी, और पीछे में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला ओपन कर दिया है, इससे ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा रिजल्ट बचेगा, ऊपर तो 1 बचेगा और नीचे बचेगा प्यारे साथियों ए प्लस बी, और ए का काम कौन कर रहा है 680 कर रहा है, और बी का काम कौन कर रहा है 320 कर रहा है। तो 680 और 320 को जब मैं ऐड करूंगा तो 600 और 300 900, 80 और 20 100 हो जाएगा, तो 900 में 100 ऐड करूंगा तो 1/1000, और 1/1000 हमें किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो 1/1000 हमें किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, इस कारण से हम इसका जो आंसर है वो कहेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो गलती से विद्यार्थियों 1000 नहीं लगा देना है, 1000 नहीं लगा देना है। अब की बार ए प्लस बी आंसर नहीं होगा, 1/a प्लस बी होगा, तो 1/a प्लस बी मतलब 1/1000, तो ए ऑप्शन गलत आंसर होगा, ए ऑप्शन इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कुछ नहीं। भटकाने के लिए हमें ऑप्शन नंबर ए दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें फिर से दिया है, यहाँ पर ए क्यूब बन रहा है, ऊपर बी क्यूब बन रहा है, तो हम कहेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और नीचे बन रहा है ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। तो इसका रिजल्ट अभी अभी हमने देखा था, इसका रिजल्ट होता है ए प्लस बी। अगर यहाँ पर प्लस है तो रिजल्ट में भी प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस होगा तो रिजल्ट में भी माइनस आएगा। अभी इसका आंसर जो होगा वो होगा ए प्लस बी। ए का काम कितना कर रहा है 963 कर रहा है प्यारे साथियों, और बी का काम कौन कर रहा है 137 कर रहा है। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपकी जो वैल्यू है ये हो जाएगी कितनी 1100, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये एक ही जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इन एक जैसे क्वेश्चंस को हम फटाफट से सोल्व कर सकते हैं। देखो ये क्या बन रहा है, ऊपर बन रहा है ए स्क्वायर और इधर बन रहा है बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे दिया हुआ है कोई नंबर। तो पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम देख लेते हैं कि ये होता क्या है। ये होता है एक बार जोड़ दो और एक बार आप क्या कर दो घटा दो। ये सूत्र मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था। तो आप क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे मतलब 256 में एक बार आप 144 को जोड़ेंगे, और एक बार 256 में से आप 144 को क्या कर देंगे प्यारे साथियों घटा देंगे, और नीचे चल रहा है आपका कौन 112। तो अब जब आप घटाएंगे तो घटाने पर आपको प्राप्त होगा कि ये जो ब्रैकेट है इसकी वैल्यू भी 112 आएगी, तो 112 से 112 कट जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे, और जुड़ने पर ये बना लेगा कितना 400। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि ए का मान 11 है, बी का मान इतना है, तो इसका मान कितना होगा। तो प्यारे साथियों हमने अभी अभी फॉर्मूला जाना था कि ऊपर तो हमें दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे हमारा क्या बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हमारा फॉर्मूला होगा। इससे ये क्या हो जाएगा प्यारे साथियों कट जाएगा, और हमारे पास रिजल्ट बचेगा 1/a माइनस बी, और a और b का मान हमें दिया है, a का मान यहाँ से हम लिखेंगे 11 और b का मान हम यहाँ से लिखेंगे 9। तो हमारी वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी 1/2। कितनी आ जाएगी 1/2। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर प्यारे साथियों क्या दिया है, यहाँ पर हमें दिया है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा गौर करने का क्वेश्चन है कि यहाँ पर ऊपर हमें क्या दे रखा है 2.3 3 बार दिया है, तो इसको मैं क्यूब लिख सकता हूँ, प्लस में एक बार दिया है, सॉरी देखो यहाँ पर हमें क्या दिया है 2 बार ही दिया है, तो मैं इसको स्क्वायर लिख लेता हूँ। फिर मुझे दिया है 2.3,
तो मैं लिख लेता हूँ 2.3 गुणा में, इसके साथ मैं 1 लगा सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2.3 ही आएगा। और यहाँ पर 1 दिया है तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ, 1 का स्क्वायर लिख लेता हूँ, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। नीचे मुझे 2.3 3 बार दिया है तो मैंने लिख लिया 2.3 का क्यूब, प्लस 1 के ऊपर कुछ नहीं लिखा है तो 1 का मैं क्यूब लगा लूंगा, 1 का क्यूब वापस 1 ही होगा। तो अब जो फॉर्मेट है देखो वो क्या बन चुका है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, और नीचे में क्या बनेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे में क्या बनेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और इसका रिजल्ट हमने अभी अभी जाना था, क्या होता है प्यारे साथियों, ये होता है 1 बटे ए प्लस बी, और 1 बटे ए प्लस बी, ए का काम कौन करेगा, 2.3 करेगा, और बी का काम कौन करेगा, 1 करेगा, तो रिजल्ट हो जाएगा 1 बटे 2.3 में जब मैं 1 जोड़ूंगा तो आ जाएगा 3.3, 1 बटे 3.3, जब आप पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 लग जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 10 बटे 33, 10 बटे 33 ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 270 के विभिन्न अभाज्य गुणनखंड, फिर से वही बात आई है, तो 270 के हम क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का टुकड़ा, 2 का भाग देंगे, तो 2 का जब हम इसमें भाग देंगे तो 2 का भाग देने पर हमें यहाँ पर प्राप्त होगा कि 2 का भाग जब हमने दिया तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा कितना, देखिए 2 एकम 2 भाग, यहाँ पर 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 पंजू 10, फिर 2 का भाग नहीं जा रहा है, फिर 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 चौक 12, 3 पंजू 15, फिर 3 का भाग दिया तो 3 का भाग देने पर कितनी बार जाएगा, 3 पंजू 3 एकम 3, फिर यहाँ से आप देखेंगे 15 बार जाएगा, फिर हमने 3 का भाग दिया 5 बार जाएगा, फिर 5 का भाग दिया कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। अगर हम यहाँ पर इनको देखें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या को, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी प्यारे साथियों, 5 हो जाएगी। अगर हम 120 के कुल गुणनखंडों की बात करें तो कुल गुणनखंड ज्ञात करने के लिए प्यारे साथियों में क्या करना होता है, 120 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, 2 का भाग दिया कितना आएगा 60, फिर 2 का भाग दिया कितना आएगा 30, फिर 2 का भाग दिया कितना आएगा 15, फिर 3 का भाग देंगे 5, फिर 5 का भाग देंगे 1, तो हमारे पास प्राप्त हुआ 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। अभी आपको क्या करना है, कुल गुणनखंड ज्ञात करने के लिए जितनी भी घातांक आते हैं उन सब घातांक में एक एक ऐड करना है। 3 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा 4, 1 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा 2, और 1 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा 2। सभी घातों में एक एक जोड़ करके उनको गुणा कर देना है, आपके कुल गुणनखंड आ जाएंगे 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी प्यारे साथियों, 16 होगी यहाँ पर कुल गुणनखंडों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 140 के सभी गुणनखंडों का योग। तो योग निकालने के लिए भी आपको क्या करना है, पहले अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 2 का भाग दिया 70, 2 का भाग दिया 35, फिर 5 का भाग दिया 7, और फिर 7 का भाग दिया 1, तो आपके पास आया 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। अब की बार गुणनखंडों की संख्या ना पूछ करके योग पूछा है, तो आपको क्या करना है, जितनी भी घात दी है 0 से लेकर के सबकी घात में वहां तक पहुंचे आप। तो 2 की घात 2 दी थी, 2 तक लिख ली मैंने। इसी प्रकार से 5 की घात 0 से लेकर के 5 की घात 1, और इसी प्रकार से 7 की घात 0 से लेकर 7 की घात 1। तो हमारे पास 2 की घात 1 1 होता है, 2 की घात 0 1 होता है, 2 की घात 1 2 होता है, 2 की घात 2 4 होता है। ये पहले ब्रैकेट की वैल्यू हो गई। दूसरे ब्रैकेट की वैल्यू हो जाएगी 1 + 5, और अगले ब्रैकेट की वैल्यू हो जाएगी 1 + 7। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 4 2 6 और 1 कितना आ गया 7, गुणा में 5 और 1 6, गुणा में 7 और 1 8। इन सबको हम क्या कर लेंगे प्यारे साथियों, गुणा कर लेंगे। 8 × 48 और 8 × 7 56। इकाई का अंक 6, आप देखिए इकाई का अंक एक ही ऑप्शन में 6 दिया है, तो इनको गुणा करने पर 336 आएगा। मैंने पूरा गुणा नहीं किया है, मैंने इकाई के अंक से इसको क्या कर दिया है, सॉल्व कर दिया है। इकाई का अंक ज्ञात करना हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में इसी वीडियो में जानेंगे कि इकाई का अंक हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि 36 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले 36 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 18, फिर 2 का भाग देंगे 9, फिर 3 का भाग देंगे 3, फिर 3 का भाग देंगे 1। तो हमारे पास आया 2 की घात 2 और 3 की घात 2। तो हमारे पास अगर टोटल गुणनखंड हम निकालते तो टोटल गुणनखंड तो हो जाते 3 × 3, टोटल गुणनखंड होंगे 9। अगर हम बात करें सम गुणनखंडों की संख्या की, तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, इसमें से हम विषम गुणनखंडों की संख्या घटा देंगे। विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी प्यारे साथियों, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। और टोटल अगर हम यहाँ से घटाएं, विषम गुणनखंडों की संख्या के लिए क्या करते हैं, जो विषम वाली संख्या होती है उसकी घात में 1 जोड़ेंगे और हमें प्राप्त हो जाएगा। अगर एक और विषम गुणनखंड होता
विषम अभाज्य गुणनखंड होता तो उसकी घात को इसके साथ गुणा कर देते। यहाँ पर अभी हमारे पास में कितना है, 3 की घात 2 है, तो 3 की घात 2 में एक जोड़ा कितना आ गया 3। टोटल गुणनखंड कितने हैं 9। 9 में से हम क्या करेंगे 3 को घटा देंगे तो 6 सम गुणनखंड हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप एक और तरीके से क्या कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं कि हम यहाँ पर क्या करेंगे। अगर हम डायरेक्ट ही सम गुणनखंडों की संख्या निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो 2 की घात दी होगी उसमें कुछ नहीं जोड़ना है। सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, 2 की घात में तो कुछ नहीं जोड़ेंगे, ऐसे का ऐसा लिखेंगे, और जितने भी विषम आधार वाली संख्या या और दूसरे अभाज्य संख्याएं होंगी उनकी सबकी घात में एक एक बढ़ाएंगे। इस 2 को तो हमने यहाँ पर ऐसे कैसे लिख दिया है, इसमें एक ऐड किया है और कितना लिख दिया है 3, और 6 हमें कैसे गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे, सम गुणनखंड। अगर हमसे विषम गुणनखंड पूछता है प्यारे साथियों तो विषम गुणनखंड के लिए दो की घात वाली जो संख्या होती है उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, काम में नहीं लेते हैं, और जितने भी 3 की 5 की 7 की जितनी भी घात दी होगी उनमें हम एक ऐड करके और गुणा कर देंगे, तो 2 में एक जोड़ेंगे 3। अगली कोई संख्या गुणा करने के लिए है ही नहीं, तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 3, सम गुणनखंड होंगे 6, और कुल गुणनखंड अगर आपसे पूछे तो कुल गुणनखंड कितने होंगे 9। इसमें सम पूछा था तो मैंने आंसर लगा दिया डी। मैंने सारे ही गुणनखंड यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिए। अगले क्वेश्चन के अंदर हमसे विषम गुणनखंडों की संख्या पूछिए प्यारे साथियों। तो विषम गुणनखंड के लिए आपको क्या करना है, 500 में 2 का भाग देना है 250, फिर 250 में 2 का भाग देना है 125, फिर 125 में आप देखेंगे 5 2 7 और 1 8, 3 का भी नहीं जाएगा 2 का भी नहीं जाएगा तो 5 का जाएगा। 5 का कितनी बार जाएगा प्यारे साथियों, 25 बार जाएगा, फिर 5 का 5 बार जाएगा, फिर 5 का 1 बार जाएगा, तो हमें प्राप्त हुआ 2 की घात 2 और 5 की घात 3। तो हमें कैसे गुणनखंड चाहिए साथियों, विषम गुणनखंड चाहिए। तो विषम गुणनखंड में 2 को कर देते हैं नेगलेक्ट, और 5 की घात में हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, तो 5 की घात में एक जोड़ देंगे, विषम गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी कितनी, 4 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, अगले क्वेश्चन में फिर से हमें सरलीकरण दिया है, तो हमें बोला है, क्या बोला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ऊपर तो ये फॉर्मेट बन रहा है, नीचे बन रहा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। अगर हम देखें तो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया था, इसका रिजल्ट होता है a माइनस बी, तो हम क्या करेंगे 0.96 में से 0.1 घटा देंगे, और यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है तो इसको भी 2 अंक बना लेते हैं। 96 में से 10 जाएगा तो प्यारे साथियों कितना बच जाएगा 0.86। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमें, अगले क्वेश्चन में देखेंगे आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर बन रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार हम इनको जोड़कर लिख दें और एक बार हम क्या कर दें, इनको घटा कर लिख दें। तो एक बार जोड़कर लिख दिया है और एक बार हम इसको क्या कर देंगे, घटा करके लिख देंगे, और बटे में हम क्या लिख देंगे 0.03 माइनस 0.01, ये ऐसा लिख देंगे। और आप देखेंगे इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 0.03 में 0.01 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.04, और 0.04 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है कि इसके वर्गमूल के इकाई का अंक होगा, इसके इकाई का अंक कौन सा होगा ये हमें देखना है। तो हमने अभी अभी वर्गमूल निकालना सीखा था कि हमने क्या किया था, पहले 2 अंकों का पेयर बना लेंगे, उसके इकाई का स्थान हम देखेंगे 6 होगा। तो 6 का वर्ग किस में आता है, 4 का वर्ग करने पर भी हमें क्या प्राप्त होता है 16, उसमें 6 आता है, और 6 का वर्ग करने पर 36, उसमें भी इकाई का अंक 6 आता है। मतलब जो उत्तर आएगा उसका आंसर 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। अब 4 और 6 में से हम फाइनल कैसे करेंगे, तो फाइनल करने के लिए मैंने बोला था कि बची हुई संख्या को देखना है, और बची हुई संख्या के आसपास किस संख्या का वर्ग करे कि या तो 158 आ जाए या 158 से छोटी संख्या है। तो आपने देखा है 12 का वर्ग होता है प्यारे साथियों 144, और 13 का वर्ग 169, जो ज़्यादा चला जाएगा तो हम 12 का वर्ग लेंगे, तो आंसर या तो 124 होगा या 126 होगा, या तो 124 आंसर होगा या 126 आंसर होगा। अगर हम बात करें इन दोनों में से एक आंसर की, तो हम उसको चेक कैसे करेंगे, जो अभी हमने संख्या लिखी है उसको उससे अगली संख्या से गुणा करते हैं। हम देखते हैं 12 गुणा 13 करने पर, तो 13 दूनी 26, 2 आएगा 156, और 156 से अगर हम गौर करें, 156 से अगर हम गौर करें ये संख्या कैसी है, बड़ी है, तो बड़े वाले आंसर होगा। तो बड़ा वाला अगर आंसर होगा तो बड़ा वाला आंसर कितना होगा 126, और 126 में इकाई का अंक 6 है, तो आंसर में भी इकाई का अंक कितना आएगा 6। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली बात जब हम करते हैं, तो अगली बात के अंदर हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है। तो प्यारे साथियों आपको ये बात पता होना चाहिए कि जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं
उन पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंदर जो इकाई का अंक होगा वो कौन कौन सा हो सकता है। तो इकाई का अंक 0 हो सकता है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और 9 हो सकता है। लेकिन ये तो सारे इकाई के अंक हो सकते हैं, लेकिन आपने देखा 2, 3, 7, 8 ये कभी भी किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक नहीं होंगे। ये इकाई का अंक नहीं होंगे, ये तो इकाई का अंक नहीं होंगे और ये इकाई का अंक हो सकते हैं या होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि कौन सा प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। आप देखेंगे इकाई का अंक 5 ये हो सकता है किसी का वर्ग, इकाई का अंक 6 हो सकता है किसी का वर्ग, इकाई का अंक 6 हो सकता है किसी का वर्ग, लेकिन इकाई का अंक 8 कभी भी नहीं होगा किसी पूर्ण वर्ग संख्या का। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें इकाई का अंक 8 है और 8 कभी भी वर्ग करने पर प्राप्त होने वाली संख्या का इकाई का अंक 8 कभी नहीं हो सकता है। देखिए, अगर हम आगे बात करें 1470 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दे कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, तो हमें क्या करना होगा प्यारे साथियों, 1470 के गुणनखंड करने होंगे। तो 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा 735। फिर आप देखेंगे 5 3 8, 8 में 7 जोड़ेंगे 15, 3 का भाग जा रहा है तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 पंजू 15। फिर से आप देखेंगे कि यहाँ पर 5 का भाग जा रहा है तो 5 चौक 20, 5 नम 45। फिर 7 का भाग जा रहा है 7 बार और फिर 7 का भाग जा रहा है कितनी बार, 1 बार। फिर 7 का भाग जा रहा है कितनी बार, 1 बार। तो आप देखेंगे कि यहाँ से हमें किस संख्या से भाग दें कि संख्या क्या बन जाए, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो हमारे पास क्या आया है, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7। पूर्ण वर्ग संख्या के लिए आवश्यक क्या है प्यारे साथियों, कि हमारी जो संख्याएं हैं वो 2 के पेयर में बैठी हों। यहाँ पर 7 और 7 का तो पेयर है, बाकी किस किस का पेयर नहीं है, 2 का नहीं है, 3 का नहीं है, 5 का नहीं है, अर्थात मुझे 2, 3, 5 का भाग देना पड़ेगा, जिससे इससे ये पूरी संख्या क्या हो जाए, कट जाए और बचने वाली संख्या क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो मैंने भाग कितने का दिया, 2, 3 और 5 का। 2, 3, 5 को अगर मैं गुणा करता हूं तो 5 3 15, 15 दूनी 30, अर्थात मुझे कितने का भाग देना पड़ेगा इस संख्या में, 30 का भाग देना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रूट 64। तो रूट 64 कितना होता है, 64 का रूट होता है प्यारे साथियों 8, क्योंकि 8 का वर्ग होता है 64। और नीचे अगर मैं हिसाब किताब लगाऊं तो नीचे आप देखेंगे कि मेरे पास जो संख्या थी वो कितनी थी, 4। अगर मैं इसको देखूं, सोल्व करूं तो 4 के बटे में पॉइंट जब मैं हटाऊंगा यहाँ से, तो पॉइंट हटाऊंगा तो बटे में 1 लगा दूंगा और 2 अंक है तो 2 बार क्या लिख दूंगा, 0 लिख दूंगा। तो अब जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरा 8 4 का वर्गमूल तो हो जाएगा 2 और 100 का वर्गमूल हो गया प्यारे साथियों 10। अभी ये तो एक साथ था, 8 के बटे में मैंने 1 लगा लिया है, तो हमारी जो संख्या बनेगी वो बनेगी 8 बटे 1 और ये संख्या उल्टी पुल्टी हो जाएगी। तो 10 में 2 का हम दे देंगे भाग। 10 में 2 का जब हम भाग देंगे तो प्यारे साथियों कितनी बार कटेगा, ये 5 बार। और हमारा जो आंसर आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों कितना आएगा, 8 पंजू 40 आ जाएगा। और 40 किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से वर्गमूल का क्वेश्चन आया है। वर्गमूल का जो क्वेश्चन है इसमें आप देखेंगे कि पहला जो वर्गमूल है 225, 225 का वर्गमूल कितना आता है, 15। फिर 154 में 15 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 154 में जैसे ही हम 15 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 169 और इसके ऊपर फिर से वर्गमूल लगा हुआ है, तो 169 का जो आंसर होता है वो होता है 13। फिर इसमें हम क्या करेंगे, 13 ऐड कर देंगे। अगर मैं 13 इसमें ऐड करूंगा तो ये आएगा 156 और 12 में 13 जोड़ूंगा तो ये आएगा 25 और इसके ऊपर फिर से वर्गमूल लगा हुआ है। आप देखेंगे इकाई का अंक कितना आएगा, 5 और बचा कितना, 156। 156 किसका वर्ग करे कि 156 या 156 से छोटी संख्या आ जाए तो 12 आ जाएगी और आंसर हो जाएगा कितना, 125। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से हमें वर्गमूल का क्वेश्चन दिया है। इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 16 को 1 से गुणा करेंगे, 16 एकम 16 और 16 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 25। हमारे पास ऊपर बन गया 25, नीचे आ गया 16। इसका हमें वर्गमूल करना है। 25 का वर्गमूल 5 होता है और 16 का वर्गमूल 4 होता है। जब आप 4 का भाग 5 में देंगे तो ये जाएगा 1 बार और बचेगा हमारे पास 1। फिर हमने पॉइंट लगा लिया, 10 बन गया, 4 दूनी 8, फिर 10 में से 8 गया 2 और 2 के पीछे पॉइंट है तो 0 लगा लेंगे और कितनी बार जाएगा, 4 का भाग 5 बार जाएगा तो 1.25 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और 1.25 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा वैसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे प्यारे साथियों, देखो 144 को 1 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी ये कुछ इस प्रकार की आ जाएगी कि 144 प्लस एक्स बटे में 144
144। और इधर से जब आप इस स्क्वायर को हटाकर इधर लेके जाएंगे तो इधर वर्ग हो जाएगा, 13 का वर्ग हो जाएगा 169 और 12 का वर्ग हो जाएगा 144। 144 से 144 कैंसिल हो जाएगा और x बराबर आ जाएगा 169 माइनस 144, जो हमारी वैल्यू होगी कितनी 25, और 25 हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 675 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। गुणा और भाग करने के लिए जब भी बोले तो आप जो संख्या आपको दे रखी है उसका आप क्या करें, भाज्य गुणनखंड निकालें और दो दो के जोड़े बना दें। देखें, आप देखेंगे इसमें 3 का भाग जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजू 15। फिर देखेंगे फिर से 3 का भाग जा रहा है तो 3 7 21, 3 पंजू 15। फिर से 3 का भाग जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 पंजू 15। अब 5 का भाग जाएगा 5 बार और फिर 5 का भाग जाएगा एक बार। इन दो का एक पेयर बन गया है, इन दो का एक पेयर बन गया है, लेकिन ये 3 जो है ये अकेला रह गया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ये तो पेयर में है, इनको एक साथ बिठा दिया है और जो ये अकेला 3 था इसको मैंने यहाँ लिख दिया है। अब इस 3 को किस संख्या से गुणा करूं कि इसका भी एक जोड़ा बन जाए। तो सिंपल सी बात है, इसको मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से। तो वो छोटी से छोटी संख्या जिसको गुणा करना है वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको दिया है कि इसका आपको घनमूल निकालना है। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से इसका जो पॉइंट है उसको रिमूव करेंगे। इसका जब पॉइंट मैं यहाँ से हटाऊंगा तो बटे में कितना लग जाएगा, 1, और 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है तो कितनी जीरो लगा दूंगा मैं, 6 जीरो लगा दूंगा। तो मेरा जो संख्या है वो कुछ इस प्रकार की बन जाएगी, 1/1 के पीछे 6 जीरो। अभी मुझे इसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो 1 का घनमूल 1 होता है और घनमूल में 3 संख्याओं के पेयर बनते हैं। तो 3 संख्याओं के पेयर बनते हैं तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 1000 गुणा 1000, और 1000 गुणा 1000 जब हम लिखेंगे तो इसका घनमूल कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जब आप इसको लिखेंगे तो ये 10 की घात 6 होगा और घनमूल में हम एक तिहाई करते हैं तो आंसर हो जाएगा 1/1000। और 3 अंक के बाद में हम दशमलव लगाएंगे तो इधर 3 अंक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 0.001, मतलब इसके इधर 0 लगा सकते हैं और 3 अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन फिर से हमें दिया है एक वर्गमूल का। तो ऐसा हम कर चुके हैं, 144 का वर्गमूल होता है कितना, 12। 52 में हम 12 ऐड करेंगे तो 52 में जैसे ही 12 जोड़ेंगे 64 आ जाएगा। 64 के ऊपर वर्गमूल लगाया, इसका आंसर 8 आ जाएगा। 8 को जब हम 48 में जोड़ेंगे 248 में, तो ये 8 248 में जुड़ करके हमें कितना देगा, 256 देगा। और 256 का वर्गमूल होता है प्यारे साथियों 16, क्योंकि 16 का वर्ग आपको याद होना चाहिए कितना होता है, 256। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कुछ घातांक करनी के सरलीकरण में क्वेश्चन दे रखे हैं। तो घातांक करनी में अगर आपको पता है कि x की घात a गुणा y की घात b भाग z की घात, यहाँ पर हमने लिख दिया है, चलो ऐसे नहीं ऐसे लिख लो कि हमने आधार समान ले लिया है। तो x की घात a और x की घात b और भाग में x की घात c ऐसा लिखा है। तो हमें क्या करना होगा, ये एक रूल होता है कि गुणा में घात तो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। इन दोनों के बीच में गुणा का साइन था, ये दोनों घात जुड़ गई। यहाँ पर भाग का साइन था तो इसकी घात हम इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। यही रूल हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, यही रूल हम इसमें लगाएंगे। तो आप देखेंगे कि आधार जो है ये जो x था, ये जो x था उसकी जगह तो 5/7 5/7 5/7 है। तो पहले वाले में तो बीच में कैसा साइन है, गुणा। तो हम क्या करेंगे, 5/7 की दोनों की घात जुड़ जाएगी, मतलब 4 में जोड़ दूंगा किसको, -3 को। और इधर मेरा आ जाएगा 5/7 की घात कितनी, 5x - 2। यहाँ से आप देखेंगे हल करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 5/7 की घात, 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, और इधर बचेगा 5/7 की घात 5x - 2। अब आप देखेंगे आधार समान है तो घात भी बराबर होगी। तो हम यहाँ से लिख लेंगे कि घात बराबर होगी तो 1 बराबर हो जाएगा किसके, 5x - 2 के। 1 बराबर हो जाएगा 5x - 2 के। ये 2 इधर आएगा तो इधर माइनस का था, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, और ये 5x हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, और ये 5 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो बटे में आएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 3/5। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमें दिया है यहाँ पर कि हमें x की घात कुछ दे रखी है, फिर x की घात इधर कुछ। तो हम देखेंगे कि x की घात, हमने एक रूल पढ़ा है, घातांक करने का एक रूल होता है कि अगर दो घात के बीच में ब्रैकेट आ जाता है तो दोनों घात प्यारे साथियों क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। इस रूल को आप ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन में यही रूल अप्लाई होगा। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, इस x की घात b + c और b - c गुणा हो गई। जब मैंने यहाँ लिखा b + c और b - c,
ऐसा लिख दिया। फिर गुणा में क्या है, x की घात यहाँ पर आ रही है c प्लस a और c माइनस a, ये भी मैंने लिख दिया। फिर आगे आ रहा है x की घात कितना, x की घात आ रही है a प्लस b और यहाँ पर आ रही है a माइनस b। तो ये फॉर्मूला बन गया किसका, ये फॉर्मूला बन गया b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का। फिर नीचे जो फॉर्मूला बना ये बना सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। फिर अगला जो फॉर्मूला बन गया वो x की घात बन गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब आप देखेंगे अगर आधार समान होता है तो घातांक जुड़ जाती है, तो आधार तो सबका समान है, कितना है x, और घातों को हम जोड़ देंगे तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इसमें जुड़ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और लास्ट वाली घात भी इसमें जुड़ जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप देखेंगे बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, तो हमारे पास बच गया x की घात 0, और किसी की भी घात 0 ऑलवेज कितनी होती है, 1 होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, देखो यहाँ पर आप गौर करेंगे आधार समान नहीं है। यहाँ पर 2 आधार है, आधार मतलब नीचे वाली संख्या, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है। तो सबके आधार को पहले समान बनाते हैं। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3। 8 की जगह मैंने लिख लिया 2 की घात 3, और इसकी घात जो दे रखी थी 1.3 मैंने ऐसे कैसे लिख दी, गुणा 4 को मैंने लिख लिया है 2 की घात 2, और इसकी घात जो दे रखी थी वो भी एज इट इज लिख दी है 0.6। कितना दिया है, 0.6 लिख दिया है। गुणा 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 4, और इसकी घात होती है दे रखी कितनी 0.2 बराबर 2 की घात x। अब आप देखेंगे कि आधार समान बन चुका है 2, ये दोनों घात गुणा हो जाएगी, तो ये दोनों घात 13 3 39, मतलब हमारा आ जाएगा 3.9। यहाँ पर आ जाएगा ये दोनों गुणा होकर के 2 की घात 6 दूनी 12, मतलब ये हो जाएगा 1.2, और ये गुणा होगा तो 2 की घात 4 दूनी 8, मतलब 0.8 बराबर 2 की घात x। आधार समान है तो सारी घातें जुड़ जाएंगी, 3.9 1.2 और 0.8 सबको हम जोड़ लेंगे, इधर 2 की घात x आ जाएगी। जब आप 12 में 8 जोड़ेंगे ये 20 हो जाएगा, और 20 को 39 से जोड़ेंगे तो 20 और 39 हमारा हो जाएगा 59। कितना आ जाएगा, 5.9 बराबर 2 की घात x। आधार समान है तो प्यारे साथियों घात भी बराबर होगी, और x का मान यहाँ से निकल करके आ जाएगा 5.9। 5.9 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, देखो यहाँ 243 की घात कुछ, 3 की घात कुछ, 9 की घात कुछ, 3 की घात कुछ। तो यहाँ पर भी हम आधार समान बनाते हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि 243 जो है वो 3 की घात कितना होता है, 5। 243 की वैल्यू कितनी होती है, 3 की घात 5, लिख दिया 243 की घात 243 3 की घात 5। यहाँ पर दिया है n/5, फिर डॉट डॉट मतलब गुणा 3 की घात 2n प्लस 1 बटे में नीचे दिया है 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर की घात n, और गुणा में यहाँ पर 3 की घात n-1 जो भी दिया था सबको मैंने 3 की घात में कन्वर्ट कर लिया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जब 5 को गुणा करेंगे n/5 से, तो 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा गुणा करने पर, ये बचेगा 3 की घात n। इधर आएगा 3 की घात 2n + 1, और नीचे आएगा देखें ये हो जाएगा 3 की घात 2 और n गुणा होकर के कितना बना लेगा, 2n गुणा में 3 की घात n-1। अभी क्या करना है, ऊपर तो क्या हो जाएगा, दोनों घात जुड़ जाएगी, तो 1n और 2n ये हो जाएगा कितना n, 3n, और प्लस में कितना आ गया 1। नीचे कितना आ गया, नीचे आ गया 3, 2n और 1n कितना हो गया, ये भी हो गया 3n, और माइनस में कितना आ गया 1। अब आप देखेंगे इनके आधार समान है, लेकिन बीच में कैसा साइन है, भाग का साइन है, तो घात क्या हो जाएगी, घट जाएगी। 3n + 1 में से आप माइनस कर दोगे 3n-1 को, जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ से 3n + 1, और ये हो जाएगा माइनस का 3n, और ये हो जाएगा प्लस का 1। 3n से 3n कट गया, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1 और 1 3 की घात 2। 3 की घात 2 कितना होता है प्यारे साथियों, 9 होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमें, अगले क्वेश्चन के अंदर हमें 64 की घात कुछ दे रखा है, 8 की घात कुछ दे रखा है, और फिर 8 की घात x दिया है, और x का मान ज्ञात करना है। फिर से हमें वही काम करना है। इस 64 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 64 को हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसकी घात हमें दिया है कितना, 3.1 दिया है, गुणा में 8 की घात इधर दिया है 4.3, और इधर दिया है 8 की घात x। अगर हम यहाँ पर देखें तो 3.1 को जब 2 से गुणा करेंगे तो ये 6.2 हो जाएगा, इधर 8 की घात 4.3 जो दिया था वही, और इधर 8 की घात x, बीच में गुणा है। तो आप गौर करें, गुणा जब भी आता है तो घात जुड़ जाती है। 6.2 में 4.3 जब ऐड करेंगे तो ये बनेगा 10.5 बराबर में 8 की घात x। आधार समान है
तो प्यारे साथियों यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो यही हो जाएगी जो यहाँ पर दे रखी है। तो x की वैल्यू हो जाएगी 10.5। जिस ऑप्शन में 10.5 दे रखा है वही आंसर, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपको बोला है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये हमें बतानी है। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या बताने के लिए आप देखेंगे कि घात 20, 30, 40 और 10 दे रखी है। तो हमें क्या करना होगा, इनकी घात का में से लेना है, इनकी घात का में से लेना है। और घात का जब हम में से लेंगे मतलब 20, 30, 40 और 10 का जब आप में से लेंगे तो में से आपको प्राप्त होगा कितना, 10 प्राप्त होगा। और में से जब 10 प्राप्त होगा तो अब हमें सारी घात को 10 के गुणज में ब्रेक करना है। मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 की घात 20 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 10। अगले में 3 की घात 30 को लिख सकता हूँ 3 गुणा 10। अगले में 5 की घात 40 को लिख सकता हूँ 4 गुणा 10। और अगले में मैं लिखूंगा 6 की घात 10 को 1 गुणा 10। अभी मुझे क्या करना है, ये जो 10 है सबके साथ जो कॉमन है उसको अंदर ले जाता हूँ। तो जो 10 है उसको यहीं रहने देता हूँ और 2 को अंदर ले जाता हूँ। तो क्या बन जाएगा, 4 का स्क्वायर की घात 10। इधर बन गया 3 की घात 3 की घात 10। इधर बन गया 5 की घात 4 की घात 10। और इधर बन गया 6 की घात 1 की घात 10। अब आप गौर करें, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 की घात 10। इधर 3 की घात 3 होता है 27, 27 की घात 10। 5 की घात 4 होता है 625, 5 की घात 4 कितना होता है 625 की घात 10। और इधर आ गया 6 की घात 10। अब देखें सबका जो घातांक है, सबकी जो घात है वो मैंने बराबर बना ली है, लेकिन आधार सबका क्या है, अलग अलग। जब घात समान मैंने कर दी है तो अब मैं आधार के हिसाब से बता सकता हूँ, जिसका आधार बड़ा होगा वो बड़ी संख्या होगी, जिसका आधार छोटा होगा वो सबसे छोटी संख्या होगी। आपको पूछिए सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी आपको यहाँ पर 625 दिखाई दे रही है। और जो किसके लिए आई है, 5 की घात 40 के लिए आई है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें कहा है कि एक संख्या 6170 को किस संख्या से भाग दे कि भागफल तथा शेषफल, भागफल 24 प्राप्त हो तथा शेषफल 26 प्राप्त हो। तो प्यारे साथियों, इसके लिए आपको एक कंसेप्ट शेषफल प्रमेय पढ़नी पड़ेगी। और वो क्या होती है उसके लिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ। वो होती है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ी होगी और ये अभी आपको मैंने यहाँ पर बता दी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रमेय है और इसका यूज़ करते हुए ही हमें इस क्वेश्चन को करना है। जब भी हम किसी संख्या में भाग देते हैं, जब भी हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो यहाँ पर जो संख्या लिखी होती है वो होती है भाजक। यहाँ पर जो संख्या लिखते हैं हम बीच में वो होती है भाज्य। यहाँ पर हम लिखते हैं भागफल और नीचे जो आंसर आता है यहाँ पर उसको हम कहते हैं शेषफल। तो हमें क्या कह रहा है कि एक संख्या को 6170 को किस संख्या से भाग दे। तो आप देखेंगे 6170 को भाग देने की बात कही है तो 6170 तो यहाँ पर लिखा जाएगा, मतलब ये तो क्या हो गया, हमारा भाज्य हो गया। और किस संख्या से भाग दे मतलब भाजक हमें पता नहीं है तो हम भाजक थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं। भागफल कितना दिया है हमें, 24 दिया है, भागफल 24 लिख लिया है। और शेषफल कितना दिया है 26, ये 26 लिख लिया है और बराबर की जगह बराबर। अब हमारा जो फोकस है वो किस पर रहने वाला है, x की वैल्यू फाइंड आउट करने पर। तो सबसे पहले 26 को इधर भेजेंगे तो 6170 में से हम पहले क्या करेंगे, 26 को घटाएंगे। इधर x गुणा 24 ऐसे का ऐसा रहेगा। जब 70 में से हम 26 घटाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 10 में से 6 जाएगा 4, इधर से घसील ली थी तो 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा 4। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 6144। और x का मान जब निकालना है तो 24 का हम इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हम 4 से काट लेते हैं इसको 6 बार। ये 4 से कटेगा कितनी बार, 4 एकम 4, 2, 4 पंजू 20, 1, 4 तीय 12, 2, 4 छिकी 24। फिर 6 से काटते हैं इसको, 6 से ही कट रहा है क्या, देखो 6 से अगर हम काटेंगे तो 6 से ही कटेगा कितनी बार, 15 में 6 का भाग देंगे, 6 दूनी 12, 3 बचेगा, 6 पंजू 30, फिर 3 बचेगा, 6 छंग 36। तो x की वैल्यू आ जाएगी 256। 256 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखें, कह रहा है कि किसी प्रश्न में भाजक शेषफल का 58 गुना है। जो भाजक है उसके बारे में कहा है कि भाजक जो है वो शेषफल का 58 गुना है, मतलब भाजक शेषफल का 58 गुना है, मतलब भाजक जो है वो शेषफल को 58 से गुणा करने पर प्राप्त होता है। तथा भागफल भाजक का चौथाई है और भागफल जो है वो भाजक का क्या है, चौथाई है। भागफल जो है वो भाजक का कितना गुना है, चौथाई, मतलब 1/4 है।
यदि शेषफल 24 हो, यदि शेषफल कितना हो 24 हो तो भाज्य कितना होगा, भाज्य निकालना है। तो शेषफल 24 होगा तो भाजक कितना होगा, भाजक इसका 58 गुना होगा, मतलब 24 गुना 58 होगा। और अगर भागफल की बात करें तो भागफल कितना होगा, भागफल भाजक का 1/4 होगा, मतलब 24 गुना 58। और यहाँ पर 1/4 करेंगे तो 4 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 6 बार, और ये आ जाएगा 6 गुना 58, मेरा क्या आ जाएगा, भागफल आ जाएगा। 6 गुना 58 मेरा क्या आ जाएगा, भागफल आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे अभी अभी मैंने प्रमेय पढ़ी थी, प्रमेय क्या थी हमारी, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भागफल प्लस में शेषफल, प्लस में शेषफल। तो हमें क्या करना है, भाज्य की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है। भाज्य तो हमें ज्ञात करना है, भाज्य तो हमें ज्ञात करना है। भाजक की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली, कितना होगा भाजक, भाजक होगा 24 गुणा 58, 24 गुणा 58 गुणा में भागफल कितना होगा हमारा 6 गुणा में 58, और प्लस में शेषफल कितना है हमारा 24। तो प्यारे साथियों हम इस कंप्लीट को क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। इस कंप्लीट को हम गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद जो भी उत्तर आएगा उसमें कितना ऐड कर देंगे 24, और आपको उत्तर यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। जो भी उत्तर होगा वो आपको फाइंड आउट यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सोल्व कर लेंगे। अगले क्वेश्चन में आपको बोला है कि भागफल के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 8 गुना है और शेषफल का 6 गुना है। तो भाजक के बारे में बोला है कि भाजक जो है वो भागफल का कितना गुना है, 8 गुना है। भाजक जो है वो भागफल का 8 गुना है, भागफल का 8 गुना है। तो भाजक भागफल का 8 गुना है, और भाजक जो है वो शेषफल का कितना गुना है, शेषफल का कितना गुना है, शेषफल का है 6 गुना। ठीक है, अगर शेषफल कितना बोला है आपको 24, तो शेषफल 24 बोला है, तो देखो इससे जब मैं भाजक निकालूंगा तो 24 को 6 से गुणा करना पड़ेगा, और 24 गुणा 6 कितना होता है 144। अब आपको क्या करना है, जब आपको भागफल से भाजक निकालना होता तो आपको कितना गुणा करना होता, 8 गुणा करना होता। लेकिन अभी मुझे भाजक से क्या निकालना है, भागफल निकालना है, तो मुझे 8 का उल्टा मतलब 1/8 गुणा करना पड़ेगा। तो 144 का 1/8 गुना जब मैं निकालूंगा, 144 का 1/8 गुना जब मैं निकालूंगा, तो 8 का जब मैं भाग दूंगा कितनी बार जाएगा, 8 एकम 8, बचेगा कितना, 6 बचेगा, 8 8 64। तो भागफल कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। आपसे भाज्य पूछा है तो भाज्य निकालने के लिए आप क्या करेंगे, भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल। तो आप देखिए यहाँ पर हम इकाई का अंक चेक करते हैं, 8 चौक 32 मतलब 2 हो जाएगा, और 4 और 2 6, मतलब या तो आंसर देखो 6 वाला एक ही ऑप्शन है। 8 चौक 32 इकाई का अंक 2 आएगा, उसमें 4 ऐड कर देंगे तो 2 और 4 6 बनाता है, इकाई का अंक 6 एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। आप 18 गुना 144 कर लेना, जो भी रिजल्ट आए उसमें 24 जोड़ लेना, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 2616। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी संख्या को 296 से भाग देने पर शेषफल 75 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 37 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है प्यारे साथियों, इस प्रकार के क्वेश्चन में जो हमें पहला शेषफल दिया होगा, जो हमें फर्स्ट शेषफल दिया होगा, हम उस शेषफल को ही क्या मान लेंगे, संख्या मान लेंगे। जैसे हमें यहाँ पर पहले क्वेश्चन में, पहले केस में जो शेषफल दिया है वो 75 दिया है, तो मैं क्या कह दूंगा कि मान लिया कि संख्या कितना है, 75 है। वो कहता है कि उसी संख्या को 37 से भाग देना है, तो संख्या को 37 से भाग देने को बोला था, हम 75 को 37 से भाग दे देंगे, और 37 का जब हम भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 37 दूनी होता है 74। 75 में से 74 घटाएंगे तो हमें शेषफल कितना प्राप्त होगा साथियों, 1 प्राप्त होगा, और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको प्राप्त हो, पहले शेषफल को ही आप क्या मान लेना, संख्या मान लेना। अगले क्वेश्चन में आपको दिया है कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 101 का क्यूब, इनके इकाई का अंक क्या होगा। तो मैंने n प्राकृत संख्याओं के घनों का फॉर्मूला आपको बताया था। n प्राकृत संख्या के घनों के योग का फॉर्मूला आपको फर्स्ट वीडियो में, सरलीकरण की फर्स्ट वीडियो में, सिंप्लीफिकेशन की फर्स्ट वीडियो में बताया था। n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, ये इसके घनों के योग का फॉर्मूला होता है। n की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 101 गुणा n प्लस 1, 101 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 102 बटे में 2 का जो स्क्वायर है, यहाँ क्यूब नहीं है स्क्वायर आएगा, 2 का जो यहाँ पर स्क्वायर होगा वो 4 हो जाएगा, और यहाँ पर इसका स्क्वायर लगा दें अलग से और इसका स्क्वायर लगा दें अलग से। तो अभी हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 101 गुणा 102 गुणा 102 बटे में 4। अगर आप 4 को काटें यहाँ 2 से तो ये कटेगा 51 बार,
और यहाँ पर 2 से 102 को काटोगे ये भी कटेगा 51 बार। तो आप देखेंगे इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, तो सबके इकाई के अंकों को जब आप गुणा करेंगे तो आपको उत्तर जो है उसका इकाई का अंक भी कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको बोला है कि इतने को 55 से भाग देना है, तो हमें 56 की घात 118 को 55 से भाग देना है। तो प्यारे साथियों आप क्या करेंगे, पहले 56 में 55 का भाग देंगे, आपके पास शेषफल आएगा कितना, +1, और +1 की घात आप कुछ भी करेंगे तब भी आपका आंसर आएगा +1। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। और शेषफल आपसे पूछा है कि शेषफल कितना आएगा, तो शेषफल भी कितना आएगा, +1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे कि हमें बोला है 39 की घात 57 और इसमें 40 का भाग देना है। जब 39 में 40 का भाग देंगे तो हमारा जो शेषफल आएगा वो -1 आएगा। और -1 की घात हमें क्या दे रखी है, विषम घात दे रखी है। माइनस की घात जब भी विषम दी होगी तो हमारा आंसर माइनस में आएगा। लेकिन शेषफल प्यारे साथियों हमेशा शेषफल जो है वो कैसी वैल्यू होती है, एक पॉजिटिव वैल्यू होती है। जब भी हमारा आंसर फाइनल आंसर माइनस में आ रहा हो तो हमें क्या करना होगा, जिसका आप भाग दे रहे हो, इस केस में आप 40 का भाग दे रहे हो तो जिसका भी आप भाग दे रहे हो उसमें से इसको आप घटा देंगे तो आपका जो शेषफल है वो आ जाएगा कितना, 39 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपको बोला है किसके अंदर इसका इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इसके अंदर इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, सारे इकाई के अंकों को हमें क्या करना है, आपस में गुणा करना है। सारे इकाई के अंकों को गुणा करना है, मतलब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 167, 2183, मैं सबके इकाई के अंक लिख लेता हूँ। देखिए तो इकाई के अंक क्या होंगे, इसका इकाई का अंक हो जाएगा हमारा 7, इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा 7, अगले का इकाई का अंक हो जाएगा 3, अगले में इकाई का अंक फिर से 7, नेक्स्ट में 9, नेक्स्ट में 5, अगले में 1, अगले में 9, अगले में 1, अगले में 3। तो हमें अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता है तो हमें क्या करना होता है, सबको गुणा करते जाना है। 7 तिये 21, 21 में फिर से इकाई का अंक ले लेना है, 7 एकम 7, फिर 7 नम 63, फिर इकाई का अंक ले लेना है, 3 पंजू 15। जैसे ही 2 अंक बने इकाई का अंक उठा लो, 5 एकम 5, फिर 5 को 9 से गुणा करोगे, 9 पंजू 45, 45 में फिर 5 उठा लो, 5 एकम 5, फिर 5 तिये 15 और 15 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा 5। तो आंसर हो जाएगा इकाई का अंक कितना, इकाई का अंक आ जाएगा कितना 5। लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं थी। इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं, आपने जैसे ही देखा कि इकाई का अंक आपको कितना दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इकाई का अंक आपको दिखाई दे रहा है कितना, प्यारे साथियों यहाँ पर इकाई का अंक हमें दिखाई दे रहा है 5। और अगर आपको एक 5 दिख जाए और एक आपको 5 के साथ में क्या दिख जाए, सम संख्या दिख जाए, कैसी संख्या दिख जाए, सम संख्या अगर आपको दिख जाए तो आप क्या करेंगे, 5 गुणा सम संख्या, एक इकाई का अंक 5 दिख जाए और इनमें से देखो किसी का भी इकाई का अंक अगर आपको क्या दिख जाता, किसी का भी इकाई का अंक आपको एक सम संख्या दिख जाती तो इस केस में इकाई का अंक हमेशा क्या होता है, फिक्स है। इस केस में हमेशा इकाई का अंक कितना होता है, 0। लेकिन अगर 5 के साथ आपको सारी विषम संख्याएं दिख रही हो जैसा कि इस क्वेश्चन में है तो हमेशा जो इकाई का अंक होगा वो भी फिक्स है, कितना आएगा, 5 ही आएगा। तो इसमें आंसर देखते ही हम लगा सकते थे कितना, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अगले क्वेश्चन में ध्यान दें, हमें जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं कि जिसमें घातांक दी होती है तो हमें हमेशा क्या करना होता है, घात के अंदर 4 का भाग देना होता है। ये फिक्स है कि घात में 4 का भाग देना है और क्या निकालना है, शेषफल निकालना है। तो घात के अंतिम 2 अंक में 4 का भाग देना है। हमने 67 में 4 का भाग दिया और शेषफल निकाला तो 67 में 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 2 बचेगा 27, 27 में 4 का भाग देंगे, 4 छीके 24, यहाँ से शेषफल निकल के आएगा प्यारे साथियों कितना, 3। और इसका शेषफल निकल के आया 3, मतलब मैंने 67 में भाग दिया 4 का और शेषफल निकला कितना, 3। आप चेक कर लेना आराम से, देखे 3 ही आएगा, 3 मैंने यहाँ लिख दिए। और जो आधार वाली संख्या है उसके इकाई के अंक को यहाँ लिख देना है, ये वाला 3 आ गया कहाँ पर, यहाँ पर। फिर इधर वाले में भी यही काम करेंगे, क्या करेंगे, अंतिम 2 अंक में मतलब 53 में भाग देंगे कितने का, 53 में भाग देंगे 4 का और हमें शेषफल प्राप्त होगा कितना, 1। 4 एकम 4, 13, 4 तिये 12, 1 शेषफल बनेगा। और जो शेषफल आएगा उसको फिर से यहाँ पर लिख देंगे, शेषफल को मैंने यहाँ लिख दिया है। और आधार वाली संख्या का इकाई का अंक कितना है, 7, और बीच में कैसा साइन है प्यारे साथियों, गुणा का, तो गुणा कर देंगे। 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27, ये लिख दिया। और 7 की घात 1 कितना होगा, 7। और इसका इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, इसके इकाई के अंक को इससे गुणा करेंगे, 7 7 49, और 49 में इकाई का अंक कितना है, 9। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, इकाई का अंक होगा 9। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसमें इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, ध्यान दें, फिर से वही कंसेप्ट हमें अपनाना है। तो फिर से वही कंसेप्ट जब हम अपनाएंगे तो आप देखेंगे 13 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 1। 13 में भाग देंगे 4 का शेषफल आएगा 1 और 7 यहाँ पर लिख देंगे, गुणा जब आप 47 में 4 का भाग देंगे तो आपके पास जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा, 3 और यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 9 लिख देंगे। यहाँ पर आधार वाली संख्या का इकाई अंक कितना है, 4, ये लिख दिया। और 24 में जब आप भाग देंगे 4 का तो आपको शेषफल मिलेगा 0। परंतु जब भी आपको शेषफल 0 मिलेगा तो 0 नहीं लिखते हैं, 0 के स्थान पर शेषफल कितना लेते हैं, काम में 4 लेते हैं। यहाँ पर भी 12 में जब आप भाग देंगे तो शेषफल 0 मिलेगा और 0 के स्थान पर 4 का यूज लेंगे तो घात में 4 लिखेंगे, इकाई अंक कितना है, 2, ये 2 लिख दिया। 7 की घात 1 होता है 7, 9 की घात 3 होता है प्यारे साथियों, 9 का क्यूब होता है 729, गुणा में 4 की घात 4 होता है 256 और 2 की घात 4 होता है 16। अब हमें क्या करना है, सबके इकाई के अंकों को आपस में गुणा करना है। तो 7 गुणा 9 करोगे, 7 9 63, 63 में 3 आ गया आपके पास, तो 3 को 6 से गुणा करोगे, 6 3 18, 18 में फिर इकाई अंक उठा लिया, 8 6 48, 48 में कितना आ गया, इकाई अंक 8 आ गया। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या आता है, फिर से इकाई अंक का क्वेश्चन है और ये इकाई अंक का क्वेश्चन क्या कहता है, देखो यहाँ पर 5 की घात कुछ भी कर लो, 5 की घात कुछ भी दे रखी हो, इकाई का अंक कितना रहता है, 5 ही रहता है। यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसमें हम चेक करते हैं कि 3 की घात 69 में जब आप 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, 2 29, यहाँ पर आपको 1 मिलेगा। तो 3 की घात 1 करने पर आपको कितना मिलने वाला है, 3 मिलने वाला है। इस ब्रैकेट का वैल्यू इतना हो गया, फिर गुणा है गुणा। फिर हमने 9 की घात यहाँ देखा 56 में जब 4 का भाग देंगे तो शेषफल आएगा 0 और 0 की जगह हम घात में कितना काम में लेते हैं, 4 काम में लेते हैं। जब भी शेषफल 0 आए तो 0 के स्थान पर 4 को काम में लेना है। यहाँ पर आधार वाली संख्या कितनी हो गई, 9 की घात 4, 9 की घात 4 होती है, 9 की घात 4 होती है, 9 की घात 2 होती है 81 और 2 होती है 81, तो 1 एकम 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा इस ब्रैकेट में, 1 गुणा 1 करने पर 1 आ जाएगा। 9 की घात 4 को मैंने लिख लिया 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 2 और 2 वापस घात कितनी हो जाएंगी, 4। यहाँ पर माइनस दिया है, माइनस लिख लिया है और दिया है मुझे 11, 11 में 4 का भाग देंगे 3 बचेगा, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 और यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 4। 4 का जो क्यूब होगा प्यारे साथियों, तो 4 का क्यूब कितना होगा, 4 का क्यूब हो जाएगा 64 और 64 में इकाई अंक कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन आप देखें 1 में से 4 घटाना है, 1 में से 4 घटेगा नहीं, तो जब भी पहली संख्या छोटी हो तो उसके आगे आप क्या लगा लेंगे, 1 लगा लेंगे। जब भी पहली संख्या छोटी हो तो उसके आगे 1 लगा लेंगे, क्योंकि इधर इस इकाई के अंक के इधर और भी अंक होंगे, वहां से हमने हासिल ले लिए, ये समझ लो। और गुणा में हमें क्या दिया है, 7। यहाँ पर 35 है, 35 में 4 का भाग देंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। इकाई का अंक 7 है और 7 की घात 3 होता है 343, 343 में इकाई का अंक कितना आ जाएगा साथियों, 3 आ जाएगा। तो 5 + 3 बनाएगा 8, 11 में से 4 गया तो कितना आया, 7 और गुणा में कितना है 3। तो फिर से हमें वही काम करना है, 8 7 56, इकाई का अंक आ गया 6, 6 को 3 से गुणा करेंगे कितना बनेगा 18 और 18 में इकाई का अंक आ जाएगा कितना, 8 आ जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर हमारी जो सिंप्लीफिकेशन टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। सिंप्लीफिकेशन को आप अच्छे से रिवाइज कर लें और इसके जितने भी क्वेश्चन आपको मिले उनको आप प्रैक्टिस करेंगे तो अब आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ये हम आपको यहाँ पर समझा रहे हैं कि ये जितने भी क्वेश्चन आप करेंगे अब सारे क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट और एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, नमस्कार, बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।